नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर टू द राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। लेट्स बिगिन। यूरोपियंस की बात करें तो सबसे पहले जो यूरोपियंस थे पुर्तगीज़, जो इंडिया में आए 1498 में। तो सबसे पहले आए थे वास्को डिगामा कैलीकट में। वास्को डिगामा डिस्कवर केप रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। अब जब ये इंडिया के लिए आ रहे थे तो इन्होंने केप रूट के थ्रू जो है वो यूरोप से इन्होंने केप रूट जो है वो डिस्कवर किया और उसके थ्रू वो फिर इंडिया पहुँचे। तो अगर इसके पीछे की भी हिस्ट्री की बात करें कि क्यों यूरोपियंस जो है वो इंडिया आना चाहते थे तो वो भी देख लेते हैं। तो पहले लैंड रूट वॉज देयर, पहले लैंड रूट था ट्रेड के लिए बिटवीन यूरोप एंड इंडिया वाया अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक एंड टर्की। अगर बात करें 1453 से पहले की तो जो रोमन एम्पायर था यूरोप वो दो पार्ट्स में डिवाइड था, एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर और एक ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसे वेजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं। जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था उसकी कैपिटल थी रोम और जो ईस्टर्न था उसकी थी कॉन्स्टेंटिनिया। जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था उसकी बाउंड्री टच करती थी एशिया, एशिया का जो टर्की था वहाँ पे उसकी बाउंड्री जो वो टच करती थी जिसके थ्रू वो लैंड रूट रहता था। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, मॉडर्न इस्तांबुल। तो 1453 में ओटोमन एम्पायर वर्सेस वेजेंटाइन एम्पायर, इनके बीच जो है वो लड़ाई हुई जिसमें ओटोमन एम्पायर जो मॉडर्न तर्कीश थे उन्होंने डिफीट कर दिया इन्हें और उन्होंने कैप्चर कर लिया वेजेंटाइन और कॉन्स्टेंटिनिया। जब इन्होंने ये कैप्चर कर लिया इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो लैंड रूट ट्रेड था बिटवीन यूरोप एंड इंडिया अब जो है उस पर ओटोमन एम्पायर ने हैवी टैक्सेस जो है वो इम्पोज करना शुरू कर दिए जिसकी वजह से जो लैंड रूट था वो फॉल हुआ और ये किसके अंडर आ गया, जो लैंड रूट था अरब्स के अंडर। तो इसी की वजह से जो यूरोपियन थे उन्होंने दूसरे रूट्स थे उन्हें खोजना शुरू किया जो वाटर रूट थे ट्रेड के लिए, कि वाटर रूट के थ्रू जो है इंडिया से जो है वो ट्रेड किया जाए। ये जो बॉस्फोरस स्टेट है ये जस्ट आप देख सकते हैं कि ये बॉस्फोरस स्टेट है जो जो बिटवीन इस्तांबुल एंड टर्की है और ये यूनाइट करता है ब्लैक सी और मरमरा सी को। जो मरमरा सी और ब्लैक सी इन्हें यूनाइट करता है और सेपरेट करता है एशियन टर्की और यूरोपियन टर्की को। ये एशियन टर्की और यहाँ पे ये यूरोपियन टर्की है तो इन्हें भी जो है वो सेपरेट करता है। अब हमने देख लिया कि यूरोपियन जो है वो खोज, जब लैंड रूट जो है वो बंद हो गया जिस पे ओटोमन एम्पायर ने हैवी टैक्सेस लगा दिए तो बंद हो गया तो वो वाटर रूट खोज उन्होंने शुरू किया। लेकिन वो इंडिया के साथ ट्रेड करना क्यों चाहते थे। यूरोप की बात करें तो वो टेम्परेट बेल्ट में जो है वो लाई करता है और वहाँ पे इतना कोल्ड रहता है क्लाइमेट कि हर साल जो है वो कोल्ड ही रहता है वो। तो उन्हें जो अपना फूड है उसे प्रिजर्व करने के लिए मेनली मीट, दे नीड स्पाइसेस हैविंग एंटी माइक्रोवल प्रॉपर्टीज़। और ये स्पाइसेस कहाँ आपको मिल रही थी, एशिया में। एशिया, इंडिया वॉज द हॉट स्पॉट ऑफ स्पाइसेस। सो दैट इज़ वाई दे वॉन्ट टू ट्रेड विद इंडिया। अब बात करें रेजोनेंस ऑफ यूरोप की तो 1453 में जब ओटोमन एम्पायर ने कैप्चर किया जो कॉन्स्टेनिया था तो वो कॉन्स्टेनिया सेंटर ऑफ लर्निंग भी था। जो बहुत ज़्यादा ग्रीक स्कॉलर थे वो यहाँ पे रहते थे, अब उन्होंने लेफ्ट कर दिया और वो एंटर हुए डिफरेंट सिटी में जैसे इटली, रोम, नेपल्स, वेंटिया एसेट्रा में। तो जब ये ग्रीक स्कॉलर जो थे ये सिखाते थे मैथमेटिक, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिलोसफी एसेट्रा। और उसी ने जो है जब वो इन सिटीज़ में आए तो यहाँ पे जब और भी लोग एजुकेटेड हुए तो यहीं से रेजोनेंस जो है उसको वर्थ मिली। और इसी रेजोनेंस के साथ जो यूरोपियन जो है उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक्सप्लोर करना है और डिस्कवर करना है और एक्सपैंड करना है, ये थॉट उनके मन में आए। तो यूरोपियन इन्होंने स्टार्ट की कैंपेन टू फाइंड वाटर रूट्स फॉर ट्रेड। तो यूरोप में हम देखते हैं कि दो जगह से जो है वो वाटर रूट फाइंड करने का ट्राई किया गया, एक स्पेन और एक पोर्तुगल। तो स्पेन में जो कैंपेन हुआ वो अंडर हुआ क्रिस्टोफर कोलंबस के अंडर। तो क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो वो ढूंढने तो निकले थे इंडिया को, लेकिन वो
वो रीच हुए और डिस्कवर उन्होंने क्या किया, अमेरिका को। बाकी पुर्तगाल की बात करें जिसकी कैपिटल लिस्बन थी, तो यहाँ पे प्रिंस हेनरी नोन एज द नेविगेटर, इन्होंने प्रिपेयर किया एक मैप वेस्ट अफ्रीका आइलैंड का, उसके रूट का। तो ये पुर्तगाल के एक ट्रैवलर हुए वार्टोलोमियो दियास, तो इन्होंने ट्रैवल किया टिल केप ऑफ गुड होप फ्रॉम पुर्तगाल टू साउथ अफ्रीका। तो इन्होंने पुर्तगाल से साउथ अफ्रीका में जो केप ऑफ गुड होप है वहाँ तक इन्होंने ट्रैवल किया। और ऑल्सो गिव नेम ऑफ केप ऑफ स्ट्रॉम, बट इट लेटर रीनेम द केप ऑफ गुड होप। जो केप ऑफ गुड जो अभी नाम है साउथ अफ्रीका में, उसका नाम उन्होंने क्या दिया था, केप ऑफ स्टॉर्म्स। अब 1498 में किंग एमुअल वन आए ऑफ पोर्तुगल, इन्होंने सेंड किया वास्को डेगामा को, पोर्तुगल एक्सप्लोरर को, जिन्होंने क्रॉस किया अटलांटिक ओशन। और यहाँ पे इन्होंने मीट किया अब्दुल मैनिक, गुजराती ट्रेड्समैन थे केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप तक तो पुर्तगाल पहुँच ही चुके थे। अब जब नए किंग आए तो उन्होंने वास्को डेगामा को भेजा, जहाँ पे उन्हें केप ऑफ गुड होप में कौन मिले, अब्दुल मानिक, जो एक गुजराती ट्रेड्समैन थे। और वहाँ से ये उन्हें, जो अब्दुल मानिक है वो कहाँ ले गए, उन्हें इंडियन ओशन क्रॉस किया और 1498 में रीच्ड एट मालाबार कोस्ट वेस्टर्न इंडिया। और यहीं से जो वास्को डिगामा थे पहुँच गए इंडिया में मालाबार कोस्ट में 1498 में। तो 17 मई 1498 वास्को डिगामा रीच एट कैलीकट मालाबार कोस्ट केरला। कैलीकट जो अभी केरला में मालाबार कोस्ट, वहाँ पे इन्होंने जो है पहुँचे सबसे पहले। कैलीकट का जो प्रेसिडेंट नेम है वो है कोझिकोडे, आज का जो नाम है। और उस टाइम रूलर थे जैमुरिन, जो एक हिंदू रूलर थे, वो वहाँ पे रूल कर रहे थे। तो आफ्टर डिस्कवरिंग केप रूट टू इंडिया, वास्को डिगामा रिटर्न टू पोर्तुगल यूरोप विद स्पाइसिस एंड अदर गुड्स। तो बस स्पाइसिस और अदर गुड्स के साथ जो है उन्होंने रिटर्न किया यूरोप में। और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि जो आइटम वो वहाँ से लाए थे, जो स्पाइस वहाँ से लाए थे, वो यूरोपियन मार्केट में 60 टाइम हायर जो बिकी, 60 टाइम प्रॉफिट जो है वो उन्होंने इससे किया। तो 1498 में जब वो पहुँचे तो पुर्तगाल ने एस्टेब्लिश की स्टाडो द इंडिया पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1500 में पेड्रो एल्वरस, जो सेकंड पोर्तुगीज थे हु विजिट इंडिया विद शिप्स, पहले थे वास्को डिगामा। और जब 1488 में इन्होंने अपनी पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश की तो इन्होंने पेड्रो एल्वस को भेजा, जो सेकंड पोर्तुगीज बने इंडिया में विजिट करने वाले विद शिप्स। बात करें वास्को डिगामा की, तो उन्होंने भी जो है वो बाद में विजिट किया था इंडिया में सेकंड टाइम 1502 में, विद द एम ऑफ डोमिनेंस ऑफ इंडियन ओशन की, जो इंडियन ओशन है उस पर हमारा डोमिनेंस हो जाए। उन्होंने अटैक भी किया अरब शिप्स को जो ट्रेड शिप करती थी, उन पे अटैक भी किया। बाकी वास्को डिगामा से अगर पूछते हैं तो 3 बार इन्होंने इंडिया में विजिट किया। एक तो किया था 1498 में, एक किया था 1502 में और एक 1524 में। पोर्तुगीज़ की बात करें तो इनकी 1503 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई एट कोचिन केरला में। और यहाँ पे पोर्तुगीज़ का केम था ट्रेड, डोमिनेंस ऑफ इंडियन ओशन और रिलीजन को स्प्रेड करना भी। पोर्तुगीज़ की इंडिया में पहली कैपिटल कौन सी बनी, कोचिन। 1503 से 1530 तक जो है वो पोर्तुगीज़ की एक कैपिटल रही कोचिन। अब 1505 में फर्स्ट गवर्नर और वाइस रॉय ऑफ स्टाडो द इंडिया, तो वो कौन बने थे, फ्रांसिसो दी अल्मीडा। 1505 से 1509 तक ये रहे। इन्होंने इंट्रोड्यूस की ब्लू वाटर पॉलिसी और जो सेंट्रिक थी टू कंट्रोलिंग इंडियन ओशन। तो 1505 में पहले गवर्नर बने स्टाडो द इंडिया के फ्रांसिसो द अल्मीडा। उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की, जिसका मेन एम था कि जो इंडियन ओशन है उस पर अपना पोर्तुगीज़ का कंट्रोल जमाना। तो 1507 में इन्होंने लड़े भी इजिप्ट, मिस्र प्लस टर्की और गुजरात अलाइस। तो ये अलाइस थे इजिप्ट, टर्की और गुजरात अलाइस जो ट्रेड कर रहे थे, तो ये थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस फाइट का जो रिजल्ट रहा कि यहाँ पे जो फ्रांसिसो द अल्मीडा थे वो हार गए पोर्तुगीज़, और जो अल्मीडा का सन था वो यहाँ पे उसकी डेथ भी होगी। फिर 1508 में फिर से जो है वो फ्रांसिसो द अल्मीडा ने इन पे अटैक किया अलाइस पे,
और टोटली इनको क्रश कर दिया और अपनी जो बैटल है वो जीत गए। 1509 में पोर्तुगीज स्टाडो द इंडिया के सेकंड गवर्नर या वाइसरॉय बने अल्फांसो द अर्वक्रुक 1509 से 1515 तक। तो इन्हें जो है वो रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया भी कहा जाता है और उन्होंने इंट्रोड्यूस की पॉलिसी ऑफ इम्पेरलिज्म। तो जो फ्रांसो द अल्मीर थे उन्होंने पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर इंट्रोड्यूस की थी, इन्होंने पॉलिसी ऑफ इम्पेरलिज्म जो इंट्रोड्यूस की। 1510 में इन्होंने कैप्चर किया गोवा, वह डिफीटिंग सुल्तान ऑफ बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, उनको डिफीट किया और गोवा जो है इन्होंने कैप्चर भी कर लिया। और गोवा जो है ये एक इम्पॉर्टेंट, इन्होंने 1510 से लेकर 1961 तक जो है वो पोर्तुगीज़ के अंडर रहा। हालांकि देश 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन स्टिल 1961 तक ये पोर्तुगीज़ के अंडर ही था। इनकी बात करें सेकंड गवर्नर की, तो इन्होंने ट्राई किया था सती सिस्टम को अबॉलिश करने का और एनकरेज किया उन्होंने अपने आदमियों को कि वो जो इंडियन औरतें हैं उनके साथ शादी करें और सिक्योर परमानेंट पोर्तुगीज़ पॉपुलेशन इन इंडिया, और इंडिया में अपनी जो है वो जो परमानेंट पोर्तुगीज़ पॉपुलेशन है उसे सिक्योर करें। 1511 में इन्होंने कैप्चर किया हॉर्मुज स्ट्रेट बिटवीन ईरान एंड यूएई, जो ईरान और यूएई के बीच स्टेट था, उस पे इन्होंने उसको जो उन्होंने कैप्चर कर लिया। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, पोर्तुगीज़ परमिट सिस्टम द कार्टेस ये इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे, जो उन्होंने कैप्चर किया कि कोई भी शिप आएगी या तो वो पहले लाइसेंस उन्हें लेना पड़ेगा पोर्तुगीज़ एम्पायर से, अगर कोई बिना लाइसेंस लिए अगर कोई शिप आ जाती है यहाँ पे तो उसे वो लूट लेते थे। तो इन्होंने कार्टेज सिस्टम बनाया कि लाइसेंस इशूड बाय पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडियन ओशन, कि इंडियन ओशन में जो भी ट्रेड करेगा वो पहले लाइसेंस लेगा पोर्तुगीज एम्पायर से, तभी जो है वो उन्हें अलाउ करेंगे यहाँ पे ट्रेड करने का। फिर उसके बाकी अगर वाइसरॉयज की बात करें स्टार्ट ऑफ द इंडिया की, तो नीनो दा कुहा भी आए 1529 से 38, और 1530 में इन्होंने ट्रांसफ़र की कैपिटल जो कोचिन थी, अब वो कर दी इन्होंने गोवा। 1534 में नीनो द कुहा ने एक्वायर्ड दीयू एंड वेसिन फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात, तो दीयू एंड वेसिन पे भी जो है इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद मार्टिन अल्फांसो दी डिसूजा आए। इनके टाइम पीरियड में जो फेमस जीसस सेंट थे फ्रांसिस्को जेवियर, वो अराइव किए उन्होंने इंडिया में फॉर स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी, तो अपने क्रिश्चियन रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए आए थे जीसस सेंट फ्रांसिस्को जेवियर, वो इन्हीं के साथ आए थे मार्टिन अल्फांसो द डिसूजा के साथ। पोर्तुगीज़ की फैक्ट्रीज़ की बात करें इंडिया में, तो कोचिन, दमन एंड दीव, कोनूर तमिलनाडु में, हुगली वेस्ट बंगाल में, सेलेसित आइसलैंड बॉम्बे में, गोवा में, यहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाई। और जो हुगली था वॉज यूज्ड एज अ वेस ऑफ पायरेसी इन द वे ऑफ बंगाल बाय पोर्तुगीज़। तो ये जो वन लाइनर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। बाकी बात करें कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्तुगीज़, तो पोर्तुगीज़ ब्रॉट द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग प्रेस 1556 में 16th सेंचुरी में इंडिया में, और फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया कहाँ इंस्टॉल हुई थी, गोवा में। टबैको जो है वो सबसे पहले वॉट किया है इंडिया में बाय पोर्तुगीज़ अकबर के टाइम पे, और इसका पहला प्लांट जो लगा था टबैको का इंडिया में 1613 में, वो लगा था गुजरात में। फिर बात करें चिलीज़ की, रेड चिलीज़ की, पपाया, पोटैटोस, ये भी सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए इंडिया में बाय पोर्तुगीज़ के द्वारा ही इंट्रोड्यूस हुए थे। गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें, इसे इंट्रोड्यूस किया पोर्तुगीज़ ने, और ये यूज़ भी किया था गोवा के चर्च पे 16th सेंचुरी में जो है इसे इंट्रोड्यूस किया था। अब पोर्तुगीज़ की बात करें तो 1612 तक जो है उन्होंने वो रूल किया, लेकिन इंडिया में उनकी जो एंड हुई पोर्तुगीज़ पावर वो कैसे हुई थी, बैटल ऑफ स्वाली के द्वारा। जो सूरत में विलेज है स्वाली, वहाँ पे बैटल हुई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसे लेड कर रहे थे थॉमस वेस्ट, जहाँ पे विक्ट्री हुई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और 1631 में पोर्तुगीज़ लॉस्ट हुगली टू कासिम खान, मुगल नोबल शाह ऑफ शाहजहाँ।
अब ये जो बताए गए हैं, तो बाकी जो मेन विक्ट्री थी वो तो हो ही गई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। बाकी जो उनकी छोटी मोटी पोस्ट थी उन पे भी जो है वो कब्जा करते रहे लोकल रूलर जो थे। जैसे 1631 में पुर्तगीज़ ने हुगली को लॉस्ट कर दिया कासिम खान से। 1661 में जो बॉम्बे था वो उन्होंने डॉरी में दे दिया ब्रिटिश को। 1641 में जो मलक्का स्ट्रेट था वो उन्होंने डच से लॉस्ट किया। 1663 में जो कोचिन था वो भी जो डच कंपनी है उसने जो है वो इनसे छीन लिया। 1739 में सेलेसेट एंड वैसिन कैप्चर्ड बाय मराठा। जो मराठा थे उन्होंने वहाँ पे जो बॉम्बे पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई थी वहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो इन द एंड पोर्तुगीज वर लेफ्ट ओनली विद गोवा एंड दमन एंड दियो, और इस पे उन्होंने जो अपना कब्जा है वो 1961 तक जो है वो जमाए रखा था। डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच की अगर बात करें तो 1602 में इन्होंने एस्टेब्लिश की डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1605 में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई इंडिया में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। अगर हम डच की हिस्ट्री की बात करें तो वो नीदरलैंड और हॉलैंड के जो हैं वो निवासी हैं, पीपल हैं। 1581 में जो नीदरलैंड के पीपल थे वो रिपब्लिक बने, क्योंकि वो जो स्पेन है उसका वो पार्ट जो है वो नहीं बनना चाहते थे। तो 1568 से 1648 तक 80 ईयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चली, नीदरलैंड वर्सेस स्पेन। और आफ्टर 1581 स्पेन के जो पोर्ट्स थे आर क्लोज्ड फॉर डच, विच फोर्स्ड डच टू स्टार्ट इंडिपेंडेंट ट्रेड। इनिशियली क्या हुआ, जो डच थे उन्होंने जितने भी मसाले थे, स्पाइस थे वो और गुड्स थी, वो उन्होंने लिस्बन से या जो कैपिटल है पुर्तगाल की उससे परचेज़ करना शुरू किए। लेकिन साथ में उन्होंने साइमल्टेनियसली उन्होंने जो अपनी नेवी आर्मी है और बिग शिप जो है उन्हें भी बिल्ड करना स्टार्ट किया। तो 1595 से 96 के बीच कॉर्नलिस दी हाउटमैन जो डच थे वो फर्स्ट अपीयर हुए और रीच हुए इंडोनेशिया में। वो इंडिया नहीं आए थे, सबसे पहले जो डच थे वो अपीयर हुए थे इंडोनेशिया में। 1596 में डच स्टार्ट ट्रेड फ्रॉम मलुकू द स्पाइस आइसलैंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडोनेशिया। जो इंडोनेशिया में मलुकू आइलैंड है वहाँ से उन्होंने डच ने स्टार्ट किया ट्रेड का। 1602 में उन्होंने एस्टेब्लिश की डच ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये उन्होंने नाम रखा था उसका। तो अगर डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो वो पहली कंपनी थी इन द वर्ल्ड टू इशू स्टॉक्स, जिन्होंने स्टॉक्स जो हैं वो इशू किए। जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। इन्होंने मैक्सिमम प्रॉफिट दिया। अगर आप कंपैरिजन करें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनीज की अदर से, तो उन्होंने अपने पार्टनर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट दिया 18% का। कंपनी इनिशियली गॉट परमिशन को मिली थी 21 ईयर्स के लिए, और उनके पास पावर भी थी, राइट्स भी था टू एंगेज इटसेल्फ इन colonial activities including waging a war and execute the convicts, mints the coin and establish colonies। के colonies को भी establish कर सकते थे, अपने coin भी mint कर सकते थे, जो convict थे उन्हें execute भी कर सकते थे, और war भी जो है वो wage कर सकते थे। अब जब डच ने 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उन्होंने बना दी और वो इंडोनेशिया पहुंच ही गए थे, तो डच उन्होंने सबसे पहले कैप्चर किया 1602 में वेंटम इंडोनेशिया फ्रॉम पोर्तुगीज़ के पास था ये, वो उन्होंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। 1605 में उन्होंने विन किया अम्बोइना आइलैंड इंडोनेशिया में। 1630 में उन्होंने कैप्चर्ड और विन जकार्ता आइलैंड फ्रॉम पोर्तुगाल। तो यहाँ पे जितने भी ये आइलैंड थे पोर्तुगाल के पास थे, सबसे पहले वही यूरोपियन कंपनी थी जो आई थी। तो इन्होंने इंडोनेशिया में जकार्ता आइलैंड पे भी जो है वो कैप्चर किया और विन कर लिया पोर्तुगाल से। और यहाँ पे उन्होंने एक जकार्ता आइलैंड में एक सिटी भी बिल्ड की, वताविया सिटी। जो ये वटाविया सिटी थी ये मेन सेंटर फॉर ट्रेड था इनका। ऑल्सो कंट्रोल ट्रेड ऑफ इंडिया फ्रॉम ईयर, जो इंडिया का ट्रेड था वो भी यहीं से कंट्रोल कर रहे थे, इसी जकार्ता आइलैंड से, वटाविया सिटी से। 1641 में कैप्चर और विन मलक्का स्ट्रेट फ्रॉम पोर्तुगीज़। ये जितने भी आइलैंड हैं या स्टेट हैं ये सारे इंडोनेशिया में, तो ये इंडोनेशिया और डच का जो है वो बताया जा रहा है। तो 1641 में उन्होंने मलक्का स्टेट जो है वो कैप्चर किया। 1658 में उन्होंने श्रीलंका के भी कुछ जो हैं वो आइलैंड पे कब्जा किया।
जो इंडोनेशिया था यहाँ से वो जो स्पाइस का जो है वो ट्रेड कर रहे थे। अभी हमने देखा है इंडोनेशिया और डच का। अगर अब बात करें इंडिया के साथ, तो 1605 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई इंडिया में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। और यहाँ से वो ट्रेड करते थे इंडिगो का और टेक्सटाइल का। 1610 में उन्होंने फैक्ट्री लगाई पुलिकट में, तमिलनाडु में। यहाँ से जो उनका ट्रेड था वो था टेक्सटाइल का। गन पाउडर फैक्ट्री भी थी इनकी ये। गैलदीरा फोर्ट भी यहाँ पे बनाया था और यहाँ पे मिंट भी करते थे गोल्ड कॉइन, जिन्हें वो पगोड़ा कहते थे। अब डच हेडक्वार्टर की बात करें तो 1690 तक जो है ये इनका जो पुलिकट है वो उनका हेडक्वार्टर भी रहा था। 1616 में उन्होंने फैक्ट्री लगाई सूरत में, जहाँ से वो ट्रेड कर रहे थे कॉटन क्लोथ्स का। और यहाँ से वो इस फैक्ट्री से वो मैक्सिमम प्रॉफिट भी जो है वो अर्न कर रहे थे। और फैक्ट्रीज़ की बात करें तो कासिम बाज़ार बंगाल में, यहाँ पे सिल्क प्रोडक्शन फैक्ट्री थी और ओपीएम और पॉपी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे। नागापट्टिनम तमिलनाडु, तो पहले 1690 से पहले उनका पुलिकट था तमिलनाडु में जो उनका हेडक्वार्टर था, और 1690 के बाद उनका जो हेडक्वार्टर हो गया डच का इंडिया में वो हो गया नागापट्टिनम। बाकी उनकी फैक्ट्री जो थी वो कहाँ थी? भरूच, आगरा, अहमदाबाद, पटना, वेलासोर, चिंसुरा बंगाल, विमलीपट्टनम, कराईकल, कोचिन एसेट्रा। 1663 में कैप्चर्ड कोचिन फ्रॉम पोर्तुगीज विद द हेल्प ऑफ कैलिकट रूलर। जो वहाँ के लोकल रूलर थे कैलिकट के, उनकी सहायता से उन्होंने 1663 में कोचिन जो है वो भी कैप्चर्ड कर लिया पोर्तुगीज से। 1759 में बैटल ऑफ सदेरा या वदेरा हुई बंगाल में। ये किसके बीच हुई? ब्रिटिश आर्मी के बीच और डच आर्मी के बीच, जहाँ ब्रिटिश आर्मी की विक्ट्री हुई और डच जो है उन्हें डिफीट देखनी पड़ी। पोर्तुगीज़ को वो पहले ही जो है, जो ब्रिटिश थे वो 1612 में पहले ही उन्हें जो है वो पोर्तुगीज़ पावर को उन्होंने एंड कर दिया था बैटल ऑफ स्वाली के द्वारा, जो सूरत में हुई थी, विलेज नियर सूरत, जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। और 1759 में उन्होंने सदेरा की बैटल के साथ जो डच है उनका भी जो पावर है उनका उसका एंड कर दिया। एंड ऑफ डच पावर 1759 में बैटल हुई ब्रिटिश के साथ, उसमें डच आर्मी की जो है वो डिफीट हुई और इंग्लिश आर्मी जीती। बैटल ऑफ सदेरा जो हुई 1795 में, ब्रिटिश कैप्चर्ड ऑल फैक्ट्रीज प्लांट्स ऑफ डच। और 1824 में जो डच थे, जो उनके पास थोड़ा बहुत बचा भी था, सेल और गिव सूरत, वो ब्रिटिश को उन्होंने दे दिया, सेल कर दिया और फाइनली रिटर्न टू यूरोप।